हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर राहुल जनरल। और मैं हूं राहुल और हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं साउंड। और ये साउंड का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके पहले हमने जो है साउंड वेव के बारे में बातें करी हमने। जो है साउंड वेव वेव ट्रैवल कैसे करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड देखा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव देखा। इस तरह की बातें हमने करी हैं। तो ये जो है 03 वीडियो है साउंड का। और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज की बेसिकली आज के इस वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम वाइंड अप करके इस चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं। मैं वही सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में हैं। जो रिलेटेड टॉपिक हैं उन रिलेटेड टॉपिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जो चैप्टर है हमारा वो है साउंड। जो चैप्टर है हमारा वो है साउंड। साउंड चैप्टर को हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नोट्स वगैरह आप खुद की बना लीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो वैसे ही खुद की, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने चैनल की प्रमोशन की राहुल जनरल आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप जिस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी आप उसको लिंक ओपन करेंगे तो वहाँ से भी आप यूट्यूब जो हमारा जो हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है ना वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। लॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो देखो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात समझते हैं ये रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। ये जो आपका रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है। तो आपको पता है किसी भी चीज का बाउंसिंग बैक, जो कोई चीज टकरा के वापस आए तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे वही बचपन में करते हैं ना, ऐसे धूप आती है क्लास में बैठे रहते हैं ऐसे घड़ी लेके ऐसे 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 लाइट करते हैं। बड़ा एनोइंग लगता है, कई को तो बहुत गुस्सा आता है। पर आप सबको काफी मजा आता होगा, जो करता है उसको काफी मजा आता है। तो ऐसे करके ऐसे तो क्या करते हो आप बेसिकली, वो लाइट आती है उसको आप रिफ्लेक्ट ही तो कर रहे हो। तो बाउंसिंग बैक ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी बाउंसिंग बैक बाउंसिंग बैक ऑफ समथिंग बाउंसिंग बैक ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब देखो ये अब रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन के लिए फॉर अ बेटर रिफ्लेक्शन, अगर आपका रिफ्लेक्शन आप चाहते हो तो रिफ्लेक्शन होने के लिए आपका कैसा होना चाहिए, मटेरियल आपका आपका शाइनी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट, आपका हार्ड होना चाहिए। सॉरी, आपका मटेरियल जो है वो शाइनी होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए। तो फॉर रिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन, surface reflecting surface should be should be hard should be hard and polished। हार्ड होना चाहिए और पॉलिश होना चाहिए। और हार्ड और पॉलिश्ड है तो आपको वो रिफ्लेक्ट बहुत अच्छे से करेगा। तो जैसे हम लाइट की बात करते थे, लाइट में हमारे दो लॉज थे। पहला लॉ क्या होता था कि आपका जो इंसिडेंट वेव होती है, आपका जो इंसिडेंट लाइट होती है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो सारे और आपका जो नॉर्मल होता है वो सारे सेम उस पे सेम प्लेन पे लाई करते हैं, है ना। एक ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है। यहाँ पे भी सेम आपका वही सिनेरियो है। और दूसरा हमने ये देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी दो ही लॉ हैं और दोनों के दोनों डिट्टो सेम ही है, ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव आपका दो लॉ है। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है आपका इंसिडेंट। आपको पता है ना, जैसे कि मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक इंसिडेंट वेव गई, ये आपका क्या इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। और यहाँ पे डॉट 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 क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड, इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड। दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ साउंड, reflected wave of
sound and this is normal, this is नॉर्मल। आपको पता है ये आपका क्या होता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यही है कि आपका पहला क्या है, पहला ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, लिख देता हूँ इसको, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड, इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड reflected wave of sound and normal all lies in same plane, in same plane। तो ये तीनों के तीनों जो होने चाहिए वो सेम प्लेन पे होने चाहिए। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है the angle of incident of wave, the angle of incident, the angle of incident of wave is equal to angle of reflection, angle of reflection of wave। इन शॉर्ट जो एंगल आई है इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होगा। ये बेसिकली दो लॉज हैं। तो पहले तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस एंगल पे आपकी साउंड वेव गिरेगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये लॉ है, ये नेचर में ऐसा देखा गया कि भाई ऐसा होता है कि जितने एंगल पे आपका साउंड वेव क्या कर रही है, गिर रही है, उतने ही एंगल से वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये भाई एक लॉ है जिसका जो हमने देखा नेचर में ऑब्जर्व किया और बाद में इसी को ऑब्जर्व करके लॉ बना दिया। पहला लॉ क्या है कि द इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ साउंड एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो शीट ऑफ पेपर, मतलब सेम प्लेन जैसे आपका एक शीट ऑफ पेपर है तो एक सेम प्लेन हो गया, एक प्लेन हो गया। जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड क्या एक प्लेन है कि नहीं है, पूरा का पूरा इस तरह से एक प्लेन है। तो ये आपका जो तीनों होने चाहिए वो सेम प्लेन पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम प्लेन पे आना चाहिए। तो जैसे कि आपकी जो कोई भी दो लाइंस होती हैं वो हमेशा सेम प्लेन में रहती हैं। कोई भी दो लाइन, जैसे कि मान लो ये है आपका, अब इनका कैसे भी अरेंजमेंट करोगे आप, ये सेम प्लेन में आ जाएंगे। जैसे इनको ऐसे रख लो तो देखो इस वाले प्लेन पे आ जाएंगी, या इसको ऐसे रख लो तो देखो इस वाले प्लेन पे आ जाएंगी। अगर इसको ऐसे कर लो या कैसे भी कर लो, इसको ऐसे कर लो तो देखो ये ऐसे प्लेन पे आ जाएंगी। बट तीन का अरेंजमेंट जो आता है ना, तीन का अरेंजमेंट आपको देखना पड़ता है। तीन का अरेंजमेंट क्या होता है, देखना पड़ता है। तो जैसे ये है, तीसरा मार्कर भी ले आया मैं, तो दो हैं तो इसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो ये दो है एक सेम प्लेन पे आ जाएगा, लेकिन ये तीसरा बाहर वाले प्लेन पे आ गया। अगर हम ऐसे देखें तो ये दो, वैसे तो ये दो प्लेन पे आ गए, लेकिन ये वाला तीसरे प्लेन के बाहर आ गया। तो यही है कि ये जो तीनों अरेंजमेंट है, इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ साउंड और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे रहेगा। मतलब कुछ इस तरह से, कुछ इनका इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। ये अब आप देखोगे किसी भी प्लेन पे आप रखोगे तो आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, देखो किसी भी प्लेन पे रखोगे तो आ जा रहा है। तो इनका भी अरेंजमेंट कुछ इसी तरह से होता है, इनका भी अरेंजमेंट जो है कुछ इसी तरह से होता है कि आपका सेम प्लेन पे लाई करता है। मतलब कैसा भी हो सकता है, ऐसे 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 कैसे भी, तो लेकिन सेम प्लेन पे आ जाएगा। एक शीट ऑफ पेपर जो रखोगे तो तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, तो उसी को हम बोलते हैं सेम प्लेन पे लाई करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सेम प्लेन का मतलब क्या है। अब देखो ये जो है ना, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव है, इसके कुछ एप्लीकेशंस है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की क्या कुछ एप्लीकेशंस है, तो इसके कुछ यूजेस है। तो आइए कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं इसके। इरेज कर रहा हूं मैं, चलो 1 2 3। चलो अगली हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। मैं इसी को मिटा के दोबारा लिख लूंगा, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा सर, हमें तो दोबारा लिखना पड़ेगा। आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं तो मिटा के मेरा काम चल जाता है। लॉ फिर से लिख दिया मैंने, क्या हो रहा है दिमाग में आज। तो यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यूज क्या, ये कहाँ पे यूज होता है, तो इट इज यूज्ड इन लाउड स्पीकर्स में यूज होता है। ये लाउड स्पीकर देखा है ना, लाउड स्पीकर्स में यूज होता है। अब लाउड स्पीकर में कैसे यूज होता है, देखो
लाउड स्पीकर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह से बना रहता है आपका, ये कुछ इस तरह से बना रहता है, डू डू कुछ इस तरह से रहता है ये यू। तो यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका साउंड, यहाँ से आपका कुछ साउंड वगैरह जाता है, यहाँ से साउंड वगैरह कुछ आपका जाता है, और साउंड क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता रहता है। क्या करता है, क्या करता रहता है आपका साउंड, क्या करता है, साउंड आपका रिफ्लेक्ट करता रहता है, ये ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। तो ये साउंड आपका क्या रहता है, क्या करता रहता है, रिफ्लेक्ट करता रहता है, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करता रहता है, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करता रहता है। देखो होता क्या है कि लाउड स्पीकर में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो साउंड होता है वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। अब रिफ्लेक्ट करने के बाद में ये वाला जो सरफेस है ऐसे रिफ्लेक्ट करके ये सारा का जो साउंड वेव है वो इधर आ जाएगा, ये भी सारा का सारा साउंड वेव क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा ये। तो ये सारा सारा साउंड वेव जो है एक तरह से चैनलाइज हो गया। मतलब अगर ये ना होता तो साउंड वेव, अगर ये ना होता, अगर यही चीज़ ना होती, आपका सेम ऐसे होता, आपका सारी चीज़ें मतलब ऐसे होती और ऐसे होती, ठीक है। तो साउंड वेव ऐसे ऐसे जाती, कुछ आपका साउंड वेव इधर निकल जाता, कुछ साउंड वेव ऐसे करके ऐसे निकल जाता, कुछ साउंड वेव ऐसे निकल जाता, कुछ साउंड वेव ऐसे निकल जाता, कुछ साउंड वेव ऐसे निकल जाता, है कि नहीं, निकल जाता। तो थोड़ा सा जो है मतलब जो साउंड एनर्जी वो हमारी थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है। तो लाउड स्पीकर का जो डिज़ाइन होता है वो कुछ इस तरह से रहा, लाउड स्पीकर का जो डिज़ाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सारा का सारा जो साउंड वेव है, सारी की सारी जो एनर्जी है वो सामने वाले ऑडियंस पे जाए, या सामने जो भी खड़ा है, वो देखा होगा ना आपने मूवी, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो वो जो इस आपका जो माइक होता है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जहाँ पे हम उसको फोकस करें सारा सारा एनर्जी, साउंड एनर्जी जो उधर ही जाए, मतलब राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ना जाए, क्योंकि हमें एनर्जी ऊपर जाएगी तो क्या मतलब, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो सारी एनर्जी कुछ ऊपर जा रही है, कमरे के चारों तरफ घूम रही है एनर्जी। तो अगर हम चाहते हैं कि एक तरह से एनर्जी चैनलाइज हो जाए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करें, तो वहाँ पे फिर हम लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं, वो सारा सारा एनर्जी वहीं पे ट्रांसफर करेगी। तो ऐसे टकराती रहती है, और ये आपका जो भी टारगेटेड ऑडियंस है या जो भी टारगेट पीपल है जहाँ पे आप पहुँचाना चाहते हो वहाँ पे पहुँच जाती है। तो पहला यूज़ जो होता है उसका इस स्टेथोस्कोप में होता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका, दूसरा किसमें यूज होता है, दूसरा इसका यूज होता है स्टेथोस्कोप में। आपने सुना होगा भाई स्टेथोस्कोप। दूसरा, इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इन स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मतलब वो जो डॉक्टर जो पहन के घूमते हैं ना, मुन्ना भाई MBBS, वो पहन के घूमते नहीं है, दिल की धड़कनें वगैरह चेक करते हैं, तो वही स्टेथोस्कोप होता है, वो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं ये देखने के लिए। मतलब वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं ढक्कन के लिए, वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि वो उसको रख के और जो है मतलब देखते हैं कि भाई आवाज़ वाज देखते हैं, तो वो मतलब इतना एक्सपीरियंस होते हैं कि वो साउंड सुन के समझ जाते हैं कि भाई नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है कि क्या दिक्कत है। तो वो भी जो आपका डिवाइस होता है स्टेथोस्कोप जो होता है, ये भी आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के ऊपर ही बेस्ड होता है वो। तो होता है या कुछ इस तरह से होता है, ड्राइंग तो आपको पता है कि मेरी बहुत अच्छी है, कुछ इस तरह से निकलती है, इसमें से एक इधर से निकलती है, और और यहाँ पे कुछ लगा रहता है जिसपे मतलब कानों में डॉक्टर पहनते हैं, है ना, इस तरह से कुछ कानों में लगा रहता है। तो होता क्या है कि भाई यहाँ पे वो डलिया जैसी रहती है, और यहाँ से गोल सा ये कुछ इस तरह से इसको दिल पे ऐसे टच करते हैं, तो वहाँ से आवाज़ जाती है, तो वहाँ से आवाज़ ऐसे जैसे ऐसे 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 जाती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, मल्टीपल, उसके बाद कुछ साउंड इधर चली जाती है डॉक्टर के कानों में चली जाती है, और यहाँ से भी कुछ साउंड ऐसे 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 करके कुछ साउंड ऐसे ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है, यहाँ से कानों में चली जाती है, तो फिर डॉक्टर को पता चल जाता है। तो ये भी है साउंड जो है, मतलब इसका मटेरियल अंदर इस तरह से होता है, कुछ मटेरियल अंदर से ऐसा कुछ होता है, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करते 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 आपको ये साउंड ना कानों में चला जाता है, तो डॉक्टर पहचान लेता है, उसको आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो ये भी जो है स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप भी इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। चलो अब अगला तीसरा जो है, तीसरा इसका क्या यूज है, तो तीसरा ये है कि इट इज ऑल्सो यूज टू मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन measuring it is also used in measuring the depth of sea। तो सी का जो आपका डेप्थ मेजर करना है, किसी चीज़ की डेप्थ मेजर करनी है, तो उसमें भी आपका यूज होता है। होता क्या है कि मान लो यहाँ से आपने, यहाँ से है
तो यहाँ से आपने साउंड वेव जनरेट करी, इस तरह से साउंड वेव जनरेट करी, ये मान लो सरफेस, यहाँ से टकराने के बाद में ये सरफेस वापस आएंगी, तो वापस आएंगी। तो कितना टाइम लगा जाने में और साउंड वेव की स्पीड कितनी है, तो उसकी वजह से डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो इसका यूज जो होता है आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, इसका यूज जो होता है आपका इसमें भी होता है। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है। अगला जो है इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होता है सिनेमा हॉल में होता है। इन सिनेमा हॉल थिएटर्स सीलिंग जो होता है ना, जो आपका सीलिंग्स होता है, सीलिंग आर मेड कर्व। सीलिंग जो है उसको कर्व बनाते हैं, सीलिंग क्या बनाते हैं? कर्व बनाते हैं। अब कर्व बनाने से क्या होता है, ताकि आपका जो ऑडियंस रहे उस ऑडियंस पे सारी की सारी साउंड चली जाए। मतलब कुछ इस तरह से सीलिंग फैन जो होता होगा ना, वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो जो भी स्पीकर्स वगैरह, मान लो यहाँ पे आपकी सीट्स लगी हुई है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे सीट्स लगी हुई है, ये सीट्स लगी हुई है, तो साउंड निकलेगा ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा, साउंड निकलेगा ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, साउंड ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा। तो मतलब जो सीलिंग होती है यहाँ पे, तो खैर जो स्टूडियो वगैरह में देखोगे, जो अच्छे थिएटर वगैरह रहेंगे, तो वहाँ पे जो साउंड, जो आपका जो वॉल होता है ऐसे कर्व होता है, ताकि स्पीकर्स लगे हुए तो साउंड आए और साउंड टकराने के बाद में ऑडियंस के पास चली जाए। तो ये कुछ यूजेस थे इसके, सिनेमा हॉल में, थिएटर में यूज वगैरह होते हैं। कर्व बनाते हैं, कर्व इसलिए बनाते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि भाई कर्व क्यों बनाते हैं, तो कर्व इसीलिए बनाते हैं सो दैट साउंड ओनली फोकस ऑन ऑडियंस, तो सारा का सारा साउंड जो है ऑडियंस पे चला जाए, इसीलिए ये करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा तो नहीं है? चलो, अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये लास्ट में चल रहा है, रैपअप कर रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो इको के बारे में पढ़ना है। इको 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 से मेरा बड़ा प्यार है, क्योंकि मुझे बेन 10 का कार्टून बहुत पसंद था। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कार्टून में से एक है बेन 10। बाकी सर बाद में जो सारे कार्टून आने लगे उनमें ना कोई लॉजिक है ना कोई सेंस है। ये वाला जो कार्टून था इसमें भाई टाइम डायमेंशन और पावर, टाइम ट्रैवलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता था। तो उसमें एक कैरेक्टर था इको। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि उसमें मतलब वो क्या कहता है, इको मतलब एक छोटा सा एलियन होता है, तो वो मल्टीपल उसमें चेंज हो जाता है वो, तो काफ़ी अच्छा था। तो ठीक है, तो हमें अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वही हमें पढ़ना है इको के बारे में। एको, अब इसको इको तो पढ़ते हैं, तो एको वैसे पढ़ते हैं इसको, बट इको भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एको इसको पढ़ेंगे वैसे। अब ये एको होता क्या है, देखो बेसिकली आपने कभी पहाड़ पे गए होगे, तो पहाड़ पे जाने के बाद जब आप चिल्लाते हो ना, जैसे एक वो मूवी आई थी, कौन सी मूवी है जिसमें एक एक्टर रहता है, वो चिल्लाता है पहाड़ पे जाके अंजलि, तो वहां से भी आवाज आती है अंजलि 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 अंजलि, ऐसे आवाज आती है ना, थोड़ी देर पूरी आवाज आती है। कोई जाके पहाड़ पे खड़ा हो जाए, प्रियंका, तो प्रियंका चिल्लाता है तो आवाज आती है प्रियंका 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 प्रियंका, ऐसे आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो ये जो आपको कंप्लीट साउंड सुनाई दे रही है, जो पूरी साउंड सुनाई दे रही है, उसी को हम इको बोलते हैं। हमारे कमरे में भी कई बार होता है, जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे इको नहीं होता, वहाँ पे आवाज गूंज सी होती है, वहाँ पे हमें पूरी आवाज सुनाई नहीं देती है। जब कमरे में जैसे कुछ बोलो तो कमरे में पूरी आवाज सुनाई देती है, वहाँ पे एक अलग चीज होती है, वो रिवर्बरेशन होता है, वो गूंज बोलते हैं। जैसे मेरे कमरे में भी है, वो छोटा सा कमरा है, तो वहाँ पे आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, हो सकता है आपको लगता हो, महसूस होता हो कि आवाज थोड़ी सी गूंज रही है। तो इको एक अलग चीज होती है, जब पूरा का पूरा कंप्लीट साउंड आपको सुनाई देता है, तो उसको हम इको बोलते हैं। ठीक है, तो इको की डेफिनेशन लिख लो, ताकि अभी अब समझाता हूँ कि व्हेन वी hear a sound, when we hear a sound again after some time, after reflecting a suitable medium, after reflecting a suitable medium। अब suitable medium आपको क्या है? सुटेबल मीडियम लाइक कोई बिल्डिंग हो सकती है आपकी,
आपकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकती है, आपकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, आपकी कोई माउंटेन हो सकती है। तो व्हेन वी हियर द साउंड अगेन आफ्टर सम टाइम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग अ सुटेबल मीडियम इज कॉल्ड इको, इज कॉल्ड इको। इसको क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। तो कोई भी जब साउंड हम कंप्लीट साउंड सुनते हैं कुछ समय बाद में, जैसे पहाड़ में बोलते हैं ना, कोई भी नाम बोलते तो आपको अंजलि, तो कुछ टाइम बाद फिर वो साउंड आपको कंप्लीट साउंड दोबारा सुनाई देगा। तो वो क्या कर रहा है, वो जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होके आपको वापस सुनाई दे रहा है। साउंड क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट होके वो जाता है, साउंड आपका रिफ्लेक्ट होता है। इसमें भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी यूज होता है, जाता है पहाड़ से, बिल्डिंग से टकराता है और टकराने के बाद वो वापस आता है। इको के लिए देखो बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि इको हो, अगर आप चाहते हो कंप्लीट साउंड आपको सुनाई दे, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है इको के लिए, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको इज 17.2 मीटर। तो 17.2 मीटर होगा तभी आपको इको सुनाई देगी। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा नाम आपको सुनाई दे, तो उसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17.2 है, या तो इतना रहे या इससे ज़्यादा रहे। बट हमारे कमरे में, वॉशरूम में जब हम जाते हैं कभी और हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो या मान लो मेरे कमरे में है, तो कमरे में अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो यहाँ पे गूंज सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? गूंज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे कमरा है, छोटा सा कमरा है मेरा यार, कितना होगा ये, 5 मीटर का कमरा होगा, 3 मीटर लंबाई होगी इसकी, तो छोटा सा कमरा है। बाकी वॉशरूम, बाकी इधर किचन है, तो छोटा सा कमरा है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चिल्लाऊंगा, बोलूंगा, तो मेरे को अपना पूरा आवाज़, मतलब क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मुझे अपना कुछ गूंज सुनाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे जो कमरे की लंबाई है वो भाई 17.2 मीटर कहाँ है। अब ये 17.2 मीटर का क्या चक्कर है? बात ये है कि जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है, persistence of sound on human ear is 0.1 सेकेंड। क्या है? 0.1 सेकेंड। मतलब आपने मान लो मैंने कुछ बोला, तो वो साउंड आपके कानों पे जो है 0.1 सेकेंड तक रहता है। मतलब कोई भी आवाज आपको बोल दी तो वो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऐसे वाइब्रेट करती है, तो वो आपका कान 0.1 सेकेंड के लिए ऑक्यूपाई हो गया। अब इस बीच में वो कोई दूसरा साउंड सुन ही नहीं सकता। मतलब 0.1 सेकेंड तक उसकी वाइब्रेशन रहती है। 0.1 सेकेंड को समझने के लिए मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मान लो आपका 1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड को हम ले सकते हैं 1/10 सेकेंड। तो इसी बात को ऐसे समझ सकते हो कि आपका 1 सेकेंड है और 1 सेकेंड का 10 पार्ट कर दिया। 1 सेकेंड होता ना, 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड का हमने क्या कर दिया, 10 पार्ट कर दिए। अब 1 सेकेंड में 10 पार्ट कर दिए, वो 10 में से एक पार्ट जो होगा उतने टाइम के लिए, बहुत छोटा सा टाइम होता है, तो उतने टाइम के लिए आप कोई भी साउंड अगर सुनते हो तो आपके जो कान है वो उसी पे वाइब्रेशन कर रहे हैं और वही आपका साउंड सुनेगा। अगर उसी बीच में अगर कोई भी साउंड आ गया, उसी बीच में आपका क्या है, एक कोई भी और साउंड आ गया, तो कान तो आपका ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो तो ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी कर रहा है, वो तो उस साउंड को प्रोसेस कर रहा है जो आपने सुना है। अब उसी साउंड को प्रोसेस कर रहा है 0.1 सेकेंड तक। उसी बीच में आपका जो है दोबारा आवाज साउंड आ गई, क्या आ गई, दोबारा साउंड आ गई, तो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मिनिमम जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए इको के लिए इतना, तो यानी आपका 17.2 मीटर होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है वो 0.1 सेकेंड होता है। अब इसके पीछे भी देख लेते हैं, अभी आपको समझा रहा हूँ, देखो। अब ये 17.2 मीटर का चक्कर क्या है, आपको पता है कि जो स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड अराउंड 344 मीटर पर सेकेंड है, 344 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है? 344, और टाइम कितना है? हमारा जो ईयर है वो कितने देर बाद फ्री होगा? 0.1 सेकेंड के बाद फ्री होगा, है ना, क्योंकि एक साउंड आ गया, मैंने कुछ बोला, डा का जी ला, तो वो जो है आपका 0.1 सेकेंड के लिए तो आपका ईयर ऑक्यूपाई हो गया। तो अब उतने देर के लिए तो कोई भी साउंड सुन नहीं पाएगा। अब दूसरा साउंड जो सुनेगा वो अब जो बेटर है कि दूसरा साउंड जो है वो 0.1 सेकेंड के बाद ही आए, तभी तो आपका कान फ्री हो पाएगा। तो टाइम कितना हम ये देखते हैं कि 0.1 सेकेंड में
जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 या 1/10, तो हमारा कितना आ जाएगा 34.4 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 34.4 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिस्टेंस आया है डबल डिस्टेंस आया है। भाई देखो मान लो मैं कुछ बोलूंगा, तो जब मैं कुछ बोलूंगा तो साउंड जाएगा, फिर टकरा के वापस जाएगा, तो पहले जाने वाली डिस्टेंस कवर करेगा और वो आने वाली डिस्टेंस करेगा, तो इतना इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। मतलब इतना, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस जाने का भी है और आने का भी है, ये डिस्टेंस जाने का भी है और आने का भी। भाई बोलूंगा, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के फिर वापस आएगा, तो डबल डिस्टेंस हो गया ना। तो हम ये बात कर रहे हैं कि मिनिमम मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये तो डबल डिस्टेंस हो गया, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा 34.4 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 17.2 मीटर आ जाएगा। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका बढ़िया से इको हो, तो इको होने के लिए आपका जो है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो 17.2 मीटर का होना चाहिए। और माउंटेन वगैरह पे ज्यादातर होता है, आप इतने लंबे लंबे कमरे हो 17.2 मीटर, भाई अंबानी के घर पे हो सकता है, पर इतने लंबे कमरे का क्या ही होगा, हाँ होगा, मतलब जिसके भाई कमरे इतने लंबे होंगे उसी घर पे जो है उसको पूरा इको सुनाई देता होगा। मतलब 17 मीटर ऊपर भी होना चाहिए, 17 मीटर इधर भी होना चाहिए। तो ये बाकी पहाड़ वहाड़ पे जाता तो इसमें तो बड़ी बड़ी दूरियां होती है, 17 मीटर, मतलब इससे कम होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे इसके बराबर हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम होगा तो फिर दिक्कत होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये था इको। तो पहाड़ वहाड़ पे जब जाते हैं तो वहां पे तो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है, चोटियां होती है, तो वहां पे तो डिस्टेंस की कमी नहीं है ना। तो ये है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये ईगो क्या होता है समझ में आया होगा। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन को भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो रिवर्बरेशन भी समझ लेते हैं, ये रिवर्बरेशन होता क्या है। रिवर्बरेशन, 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 अभी सारी स्पेलिंग गलत है ये रिवर्बरेशन की, स्पेलिंग दे दो, रिवर्बरेशन, ठीक है, देख लेना, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है तो बुक से देख लेना, अपना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। रिवर्बरेशन, ठीक है, एक आधा यही होती है, बाकी जो भी हो देख लेना। तो रिवर्बरेशन क्या होती है आपकी, रिवर्बरेशन मीन्स ये एक तरह का इको ही होता है। रिवर्बरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इको, बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आपका जो डिस्टेंस होता है वो 17.2 मीटर से कम होता है। आपने सुना होगा जैसे कोई भी, आप सुबह के 4 बज चुके हैं, लोग उठ चुके हैं, इतना जल्दी लोग क्यों उठ जाते हैं? तो जैसे आपने इको मतलब रिवर्बरेशन में क्या होता है, आपने सुना होगा जैसे कोई मान लो कुछ भी साउंड करता है, भाई कमरे में बंद रहता है, कोई भी साउंड करता है तो वो एक सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता, एक वो टोन सुनाई देती है, लास्ट वाली टोन। जैसे मैं बोलूँ डा का चा डू, इस तरह से, मतलब ये जो गूंज होती है ना, जो पीछे वाली जो गूंज होती है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल लूँ डिन, तो ये जो आपको गूंज सुनाई दे रही है, बाथरूम में कुछ भी जाके बोलोगे या कमरे में अभी जाके कुछ बोलूंगा तो आपको थोड़ा सा गूंज सुनाई दे रही है, हल्की हल्की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। यानी परसिस्टेंस ऑफ साउंड, जब मतलब ये एक ही आवाज आपको बार बार सुनाई दे, बार बार वो भी कंप्लीट सुनाई देती है, उसमें लास्ट वाला एक जो लास्ट वाला एंडिंग वर्ड होता है वही सुनाई देते हैं। तो ये बोल रहा हूँ ना, जैसे कुछ भी बोलो टमाटर टमाटर, तो लास्ट वाला वो आपको सुनाई देगा। तो इस तरह से ये जो चीज होती है इनको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको। डेफिनेशन क्या है, द परसिस्टेंस of a sound, the persistence of a sound after the original sound has stopped। तो ओरिजिनल साउंड रुक चुका है, लेकिन फिर भी आपका जो है वो पिछले वाली जो साउंड है वो आ रही है, साउंड बनी हुई है, कानों को लगातार चुभ रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज स्टॉप्ड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन में एक दिक्कत है, रिवर्बरेशन क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो रिवर्बरेशन को हम कम करते हैं, तो
इसमें एक सवाल आता है कि हाउ व्हाट इज रिवर्बरेशन एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट। तो अगला आता है वेज टू रिड्यूस इट। तो इसको रिड्यूस करने के तरीके क्या है, मतलब कैसे आप रिवर्बरेशन कम कर सकते हो। जैसे मेरा भी कमरा है तो मैं भी चाहता हूँ कि रिवर्बरेशन ना हो, गूंज ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर्टन लगा सकता हूँ, मैं ब्लैंकेट्स वगैरह बिछा देता हूँ। मैं अपने कमरे में जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं जो मेरा बेडशीट रहता है और जो मेरा भी तो खैर ठंडी का टाइम चल रहा है, तो जो मेरे ब्लैंकेट है और जो मेरे रजाई है उसको मैं बिछा देता हूँ पूरा ज़मीन पे, ज़मीन पे बेड पे बिछा देता हूँ। जिससे क्या होता है कि आपका साउंड जो होता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि जो रिवर्बरेशन होती है, रिवर्बरेशन होती क्यों है, रिवर्बरेशन होती है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और रिफ्लेक्शन कब होता है, रिफ्लेक्शन होने के लिए आपका जो सरफेस होना चाहिए स्मूथ होना चाहिए, और आपका जो सरफेस होना चाहिए वो आपका पॉलिश होना चाहिए। तो उसका उल्टा करते हैं हम कोशिश हम ये करते हैं जो सरफेस है वो स्मूथ ना हो, खुरदरा हो, और जो आपका सरफेस है वो सरफेस आपका हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो। तो होता है कि जब सॉफ्ट रहेगा तो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पर रजाई वजाई बिछा देता हूँ ताकि जो साउंड होता है वो क्या करता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी इधर टाइल लगा हुआ है तो टाइल के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब यही है कि अगर आप देखा होगा, आपने किसी ढंग के स्टूडियो वगैरह में गए हो तो वॉल वगैरह जो होती है, सिनेमा हॉल जो होती है, वहाँ पे भी जो वॉल वगैरह होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। मतलब जब टच करोगे आप, तो जैसे यहाँ पे है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे क्रिसेंट मॉल है, तो वहाँ पे भी जब जाते हैं तो वहाँ पे भी जो वॉल्स वगैरह रहती है वो काफ़ी सॉफ्ट रहती है। बाकी और अच्छे थिएटर में नोएडा वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे भी जो मॉल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे, मतलब जो अच्छे मॉल्स रहते हैं वहाँ पे कुशनिंग वगैरह क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है, ताकि वो रिवर्बरेशन ना हो। रिवर्बरेशन होगी तो दिक्कत होगी ना। तो वही है कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय बाय यूजिंग कारपेट, बाय यूजिंग कारपेट कारपेट का यूज़ कर सकते हैं हम, और कारपेट का यूज़ कर सकते हैं हम, प्लांट वगैरह लगा सकते हैं बाय यूजिंग प्लांट्स, बाय प्लांटिंग बाय प्लांटिंग प्लांट्स, है ना। प्लांट्स रख लेते हैं कमरे में, गमले वगैरह रख लेंगे, है ना। और आप अपने कमरे में कुशन्स वगैरह रख सकते हो, क्या रख सकते हो, कुशन्स रख सकते हो, चेयर वगैरह, मतलब ऐसे सब चीज़ें रख सकते हो जो आपका साउंड को क्या करे, ऑब्जॉर्व कर ले। सोफा वगैरह रख सकते हो, सोफा रख सकते हो, कर्टन्स लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, कर्टन्स लगा सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ें लगानी है, ऐसी चीज़ें लगानी है जो आपका सॉफ्ट हो और जो आपका हार्ड ना हो। जो आपका सॉफ्ट हो, एक तो आपका सॉफ्ट हो, और दूसरा क्या हो, शाइनी ना हो, हार्ड ना हो। एक तो सॉफ्ट हो, एक तो सॉफ्ट हो गया आपका, और दूसरा हार्ड ना हो, और पॉलिश ना हो, रफ हो। एक तो सॉफ्ट रहे और आपका क्या रहे, रफ रहे, रफ रहे। जब सॉफ्ट रहेगा, और एक आपका सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट नहीं समझ लो, सॉफ्ट मतलब कहने का मतलब वो उसका टेक्सचर की बात कर रहा हूँ मैं, और रफ की बात कर रहा हूँ मतलब उसका शाइनिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो ना रहे आपका। ये है, छोटा सा मुलायम रहे, स्पॉन्ज टाइप रहे, और सरफेस आपका क्या रहे, सरफेस आपका रफ रहे। तो वहाँ पे आपका जैसे कर्टन है तो कर्टन लगा देंगे, तो कर्टन लगाने से आपका क्या होगा, वो जो साउंड होगा उसको एब्जॉर्व कर लेगा। जैसे टाइल लगा हुआ, टाइल पे जो है हार्ड है और वो पॉलिश्ड भी है, तो उससे रिफ्लेक्शन होगा, उस पर कारपेट बिछा लो, मैट बिछा लो, प्लांट लगा दो। आपने देखा है कि जब कभी भी हमारा कमरा एकदम खाली होता है तो खाली कमरे में गूंज बहुत ज़्यादा होती है। अभी खाली कमरा चला हो, एक कभी आप स्कूल में जल्दी जल्दी सुबह पहुंच जाते हो, कभी होगा ना, कभी कोई स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी बोलो तो आपको गूंज सुनाई देती है। लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो उसी कमरे में रिवर्बरेशन नहीं होता, गूंज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो सारा सारा साउंड आपका बच्चे जो होते हैं, बच्चों की बॉडीज और जो कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो यही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था रिवर्बरेशन, कि कैसे आप इसको कदम कम कर सकते हो। तो कारपेट वगैरह, प्लांट्स वगैरह लगा दो कमरे में, सोफा वगैरह लगा दो, है ना, ब्लैंकेट वगैरह बिछा दो, कारपेट बिछा दो। तो इस तरह से आप इस रिवर्बरेशन को कम कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, वो है रेंज ऑफ साउंड वेव। क्या है, रेंज ऑफ साउंड वेव। तो जो टॉपिक है, तो अगला जो है आपका रेंज ऑफ साउंड वेव रहेगा, रेंज ऑफ साउंड वेव, रेंज ऑफ साउंड वेव। तो रेंज ऑफ साउंड वेव में देखो, सबसे पहला तो होता है आपका ऑडिबल रेंज होता है, ऑडिबल रेंज। तो ऑडिबल रेंज आपका देखो क्या होता है, ऑडिबल रेंज मतलब, ऑडिबल रेंज उस रेंज को बोलते हैं जो ह्यूमन ईयर जिन फ्रिक्वेंसीज को सुन सकती है।
मतलब देखो हम जो ह्यूमंस हैं वो सारी साउंड वेव्स को हम नहीं सुन सकते, हमारा भी एक लिमिटेशन है। हमारी लिमिटेशन कितनी है? हमारी लिमिटेशन है 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या इसी को 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो हमारी जो लिमिटेशन है, हमारी जो ईयर है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही साउंड को सुन सकती है। मतलब अगर कोई एक वेव है जो 1 सेकंड में 20 बार ऑसिलेट कर रही है उसको सुन सकते हैं, और कोई एक वेव है जो 1 सेकंड में 20,000 बार ऑसिलेट कर रही है उसको ही सुन सकते हैं। इसके बियॉन्ड हम नहीं सुन सकते। इसके भी बियॉन्ड, इसके भी पहले जितनी भी कम फ्रिक्वेंसीज उसको हम नहीं सुन सकते। तो ये आपका ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये एक ऑडिबल रेंज है, आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी कुछ और एक तरह की वेव्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। तो अगली आती है इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव्स, या इसी को इंफ्रासाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड बोलते हैं इसको, इंफ्रासाउंड भी बोलते हैं। इंफ्रासोनिक बोलो या फिर इसी को क्या बोलो, इंफ्रासाउंड बोलो। तो जो फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज, frequencies less than 20 hertz are called infrasonic wave। इंफ्रासोनिक वेव। तो जो जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन आपका 20 हर्ट्ज होता है, लेस फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। अब इंफ्रासोनिक वेव जो है आपका, जैसे कि मैं बात करूं तो अर्थक्वेक वेव्स होती है, तो अर्थक्वेक वेव्स में जो वेव्स निकलती है ना वो भी आपका इंफ्रासोनिक होता है, उसे हम सुन नहीं पाते हैं। आपका जो साउंड ऑफ विंग्स ऑफ बीज, जो बीज का जो आपका साउंड, जब विंग्स फैलाते हैं तो उनसे भी जो वेव्स निकलती हैं वो भी आपकी कैसी होती है? वो भी आपकी इंफ्रासोनिक होती है, इंफ्रासाउंड होती है। ठीक है, एलिफेंट जो होते हैं, जो आपके एलिफेंट होते हैं वो भी एलिफेंट यूजेस इंफ्रासाउंड यूज करते हैं। वो भी कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए, मतलब वो करते हैं, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब जो एलिफेंट होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंफ्रासाउंड सुनने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे, एक इंफ्रासोनिक हो गया, और इसी के बाद आता है आपका एक अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रासाउंड जो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो तो अगला हेड डालो, अल्ट्रासोनिक। इसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, और इसी को अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव। और तो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज होती है। 20 किलोहर्ट्ज बोलो या फिर इनको 20,000 हर्ट्ज बोलो, तो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसीज आपकी 20,000 से ज्यादा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसी बात को लिख सकते हो, दोज वेव having frequency greater than 20,000 हर्ट्ज। इसके बाद जितनी भी हो, 20,000 से कम नहीं हो जाए, 20,000 से जितनी भी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड। दोज वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, इट इज यूज्ड बाय कौन यूज करता है? इसका यूज बैट करते हैं। इट इज यूज बैट्स, डॉल्फिन,
डॉल्फिन वगैरह यूज़ करते हैं इसका, बैट यूज़ करते हैं, डॉल्फिन वगैरह यूज़ करते हैं इसको। बैट आपका यूज़ करता है भाई, क्योंकि देखो जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है ना उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर जाता है, चीर के चला जाता है। तो आपका जो बैट होता है वो अल्ट्रासाउंड वेव निकालता है, और ये क्या करता है, ये बहुत दूर तक जा सकती है, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो ये बहुत दूर तक जाती है। तो दूर से जाके बाद जो टकरा के वापस आती है तो उनकी जो है फ्रिक्वेंसी कम नहीं होती है। तो जब फ्रिक्वेंसी हम इतनी हाई फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तो जब टकरा के फिर वापस आती है तो इस तरह से बैट को पता चल जाता है। तो और हाई फ्रिक्वेंसीज की वजह से ना ये जो अल्ट्रासाउंड होता है इनकी हाई फ्रिक्वेंसीज होती है, तो हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। मतलब इनका जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी होती है, जो पावर होती है, डिक्रीज नहीं होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। तो इसीलिए जो है डॉल्फिन बैट्स इन सब का यूज़ करती है अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, अब इसी में कुछ इसके यूजेस वगैरह भी हैं, इसके यूजेस वगैरह भी हैं। चलो जल्दी से हम यूजेस वगैरह देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड हमें पढ़ना है। ठीक है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का यूजेस क्या है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला यूज जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है मेटल ब्लॉक्स में क्रैक्स को फाइंड करने के लिए। तो लिख लो, इट इज यूज्ड टू लोकेट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक। तो मेटल ब्लॉक्स में अगर कोई क्रैक वगैरह है तो क्या करता है, पेनिट्रेटिंग पावर, जैसे मान लो ये आपका कोई मेटल ब्लॉक है, अब यहाँ पे आपका हल्का सा क्रैक है, क्या है, तो यहाँ से साउंड वेव इस तरह से जाएंगी, इस तरह से साउंड वेव जाएंगी, इस तरह से साउंड वेव जाएंगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पेनिट्रेट कर जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या है, मेटल ब्लॉक्स को क्रैक्स वगैरह लोकेट करने के लिए यूज होता है। दूसरा यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड टू क्लीन द पार्ट्स, it is used to clean the parts of machine which are not reachable। तो ऐसे पार्ट, जैसे कोई मशीन वगैरह में होता है तो कई बार ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम रीच नहीं कर पाते, हमारे पहुंच से बाहर होती है, तो उसको भी साफ करना जरूरी है। तो साफ करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड जो है फ्रिक्वेंसीज वाली वेव छोड़ेंगे, तो जिससे वो वाइब्रेट करने लगता है और जो है क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। समझ में आ रहा है। दूसरा इसका यूज क्या होता है आपका, दूसरा जो है सोनार में यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन सोनार, ये जो है आपका सोनार में इसका यूज होता है। सोनार में यूज होता है ना, वेव्स वगैरह निकलती हैं, तो कितना डेप्थ है, या दुश्मन की आपका जो सबमरीन्स वगैरह होती हैं उसको लोकेट करने में यूज होता है। तो मान लो यही है आपका, जैसे मान लो ये कोई आपका पनडुब्बी टाइप है, ये इस तरह से, तो यहाँ से वेव्स वगैरह इस तरह से निकलेंगी टकरा के, फिर ये वापस आ जाएगी, तो पता चल जाएगा हाँ भाई नीचे कोई जो है ऑब्जेक्ट आपका है। तीसरा आपका अल्ट्रासाउंड होता है। आपने कभी फैमिली वगैरह में, भगवान ना करे, बट अब कई बार हमारे फैमिली मेंबर जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो पेट वगैरह में रख के डॉक्टर ऐसे ऐसे कुछ लिक्विड लगा के ऐसे ऐसे करता है। तो इससे क्या करता है कि आपका अल्ट्रासाउंड जब करता है तो वो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है और वहाँ से इंटरनल जो इमेज होती है उसको प्रोवाइड कर देता है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं हाँ भाई कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। तो इट इज ऑल्सो it is used in medical field to obtain images of internal organs। इंटरनल ऑर्गन्स का भी इसका जो है पेनिट्रेट करके इंटरनल ऑर्गन्स का इमेज वगैरह मिल जाती है। आई एम श्योर आपने सुना होगा कोई अल्ट्रासाउंड करवाना है, डॉक्टर ने बोल रहा है अल्ट्रासाउंड करवाना है ना। दूसरा इसका यूज क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड
जो आपकी किडनी होती है, किडनी स्टोन, तो कई बार किडनी स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो किडनी स्टोन पे अल्ट्रासाउंड फेंका जाता है, फिर उसको वाइब्रेट करते हैं तो टूट जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इट इज यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन वगैरह यूज को ब्रेक करने में यूज होता है। तो ये था आपका चैप्टर, और आज यहाँ पे आपका जो साउंड चैप्टर होता है वो फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो इसी के साथ अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप सब पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।